हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, केले की खेती के बारे में, जो कि केले की खेती के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज का उसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और इसके पहले के मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो डाला है उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का यह पहला टॉपिक आप लोगों के लिए। थोड़ा सा परिचय लेंगे केले के बारे में। तो देखिए, जो केला है, ठीक है, केले का बोटेनिकल नेम होता है मूसा पेराडीसिका, ठीक है, मूसा पेराडीसिका, पेराडीसिका। तो ये केले का बोटेनिकल नेम होता है मूसा पेराडीसिका। केले का बोटेनिकल नेम क्या होता है? मूरा पेराडीसिका। फैमिली पूछे कोई तो आप लोग को फैमिली क्या बताना है? मुसासिया, ठीक है, मुसासी बोल सकते हैं। तो फैमिली को ये पूछे तो मुसासी। फैमिली कौन सी है केले की? मुसासी, ठीक है। और ये केले में बोटेनिकल नेम में मूसा पैराडीसिका है, ठीक है। ये जो पैराडीसिका शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। पैराडीसिका का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। लैटिन भाषा में पैराडीसिका का मतलब होता है स्वर्ग। और इसके जीनस की बात करें तो ये मूसा जीनस से संबंधित है। तो यह तो इसका थोड़ा सा हो गया बोटेनिकल परिचय। इसका बोटेनिकल नेम होता है मूसा पैराडीसिका। फैमिली है मूसिया, ठीक है, मुसासिया। फैमिली मुसासिया है और लैटिन भाषा का यह शब्द है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। तो ये जो केला है, केला का जो खेती हमारे यहाँ होता है बहुत ही प्राचीनतम है। जो प्राचीन समय से भारतवर्ष में उगाया जा रहा है, यह एक शक्तिदायक फल समझा जाता है जिसमें खनिज पदार्थ में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पहले केले को यूरोप में लाया गया था तो एक विलासिता की वस्तु समझा गया था। सबसे पहले इसको जब यूरोप में लाया गया तो एक विलासिता की वस्तु समझा गया, और इस समय इसकी विशेषताओं के कारण इसको अधिक महत्व भी दिया जाता है। जिसके लिए डिजराएली ने लिखा है कि द मोस्ट डिलीशियस थिंग इन द वर्ल्ड इज ए बनाना, ठीक है। जिसके लिए डिजराएली ने क्या लिखा है? द मोस्ट डिलीशियस थिंग इन द वर्ल्ड इज ए बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि केले की खेती आ गई तो वहां पर आप लोग इसको लिख देंगे। तो दावे के साथ बोलता हूँ, आप लोग को इसी का 2 नंबर दे दिया जाएगा, याद रखेगा। द मोस्ट डिलीशियस थिंग इन द वर्ल्ड इज ए बनाना, जिसको दिया था डिजराएली ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो हमारे देश में फलों में केले का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। केले का फल पौष्टिक होता है। इसमें शर्करा एवं खनिज लवण जैसे फास्फोरस तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी खेती निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जाए तो आर्थिक दृष्टि से के लिए लाभकारी रहेगा। तो वह बातें कौन कौन सी जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, यह है। देखिए एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। पहला है भूमि। तो केले की खेती के लिए हमें कैसी भूमि कह सकता होगी, कैसी मिट्टी कह सकता होगी, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर केले की अच्छी कृषि के लिए दोमट मिट्टी जिसका जल निकास अच्छा हो, या अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, ऐसी मिट्टी जो होती है केले की खेती की सबसे उपयुक्त होती है। कितनी? 6 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी, और मिट्टी जो अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए। आगे देखते हैं गड्ढे की खुदाई। तो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 60 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर लंबाई और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो गड्ढे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 बाई 60 बाई 60। और खुदाई का समय अप्रैल मई होना चाहिए। मतलब अप्रैल मई में ही गड्ढे की खुदाई कर देनी चाहिए 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर के दर से, और अप्रैल मई में कर देनी चाहिए। उसके बाद गड्ढे की भराई जो है गोबर कंपोस्ट की सड़ी खाद 20 से 25 किलोग्राम या 2 से 3 टोकरी तथा 100 ग्राम बीएचसी। ये बीएचसी मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएचसी का पूरा नाम होता है। तो गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद 20 से 25 किलोग्राम तथा 100 ग्राम बीएचसी प्रति गड्ढा। उपरोक्त पदार्थ को गड्ढे के ऊपर की मिट्टी में मिश्रित करके जमीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर सिंचाई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी मिश्रण गड्ढे में अच्छी तरह बैठ जाए, ठीक है। जिससे मिट्टी का जो मिश्रण वो अच्छी तरीके से गड्ढे में बैठ जाए। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा है? इसके मिट्टी कैसी चाहिए, कब गड्ढा खोदना चाहिए, कब मिट्टी बननी चाहिए, गड्ढे में क्या क्या डालना चाहिए। फिर से देखिएगा गड्ढे में क्या क्या डालना चाहिए। तो गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद 20 से 25 किलोग्राम तथा 100 ग्राम बीएचसी। बीएचसी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्रति गड्ढा। उपरोक्त पदार्थों को
गड्ढे के ऊपर की मिट्टी में मिश्रित करके जमीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे मिट्टी का मिश्रण गड्ढे में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे की दूरी और संख्या कितनी होनी चाहिए। तो पौधे एवं कतार की दूरी 1.5 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 बाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक पौधा यहाँ पर है एक कतार, तो दूसरा कतार यहाँ से 1.5 मीटर दूर होना चाहिए, और 44 से पौधे प्रति हेक्टेयर में लगने चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से यदि आप लगाएंगे तो 44 से पौधे प्रति हेक्टेयर में आ जाएंगे। लगाने का समय 15 मई से 15 जुलाई है, और जून का महीना भी सबसे उपयुक्त होता है इसको लगाने के लिए। इसके वैरायटी की बात करें तो केले की अनेक किस्में हैं, जिन्हें इन क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे ड्वार्फ में कैवेंडिश हो गया, रोबस्टा हो गया, मालभोग, चीनिया, चंपा, अल्पान, मुठिया या कुठिया के नाम से दोनों को जाना जाता है, तथा बत्तीसा। यह जो वैरायटी है, यह वैरायटी जो है हमारे देश में उगाई जाती है मुख्य रूप से। तो चलिए इन वैरायटी के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहला वैरायटी ड्वार्फ कैवेंडिश, तो यह सबसे प्रचलित एवं पैदावार देने वाली किस्म है। इस पर पनामा उकठा रोग का प्रकोप नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको देखिए इस सब्जेक्ट में, तो मान लीजिए आप लोग का तो मान लीजिए एग्जाम हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वालों का, और यदि किसी का एग्जाम है, आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को AG 506 सब्जेक्ट जो होगा उसमें उसके लिए भी ये यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोग केले के रोग के बारे में लिखेंगे वहाँ पर पनामा विल्ड डिजीज के बारे में, तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि ड्वार्फ कैवेंडिश एक ऐसा वैरायटी है जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, तो यह सबसे प्रसिद्ध एवं पैदावार देने वाली किस्म है। इस पर पनामा विल्ट डिजीज रोग का प्रकोप नहीं होता है। इस प्रजाति के पौधे बौने होते हैं, और औसतन एक घौंध जो होता है, एक जो घर होता है उसका, या घार बोलते हैं गाँव में सब लोग उसको, का वजन 22 से 25 किग्रा होता है, जिसमें 160 से 170 फलियां आती हैं। एक फली का वजन 150 से 200 ग्राम होता है। फल पकने पर पीला अनुसार में उत्तम होता है। फल पकने के बाद जल्दी खराब होने लगता है। ठीक है, इसका फल जो है पकने के बाद जल्दी खराब होने लगता है। दूसरा वैरायटी रोबस्टा, तो इस किस्म का पौधा लंबाई में ड्वार्फ कैवेंडिश से ऊंचा होता है, और इसकी घौंध या गहर का वजन अपेक्षाकृत अधिक और सुडौल होता है। यह प्रति किस्म परवचित्ती रोग से अधिक प्रभावी होता है, परंतु पनामा उकठा के प्रति पूर्ण प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अगला है मालभोग। यह जाति अपने लुभावने रंग, सुगंध एवं स्वाद के लिए लोगों को प्रिय है, लेकिन पनामा उकठा रोग के प्रकोप से फसल को हानि होती है। इनके पौधे बड़े होते हैं और फल का आकार मध्यम और उपज औसतन होता है। चिनिया चंपा, यह भी खाने योग्य स्वादिष्ट किस्म है, यह जिसके पौधे बड़े किंतु फल छोटे होते हैं। इस किस्म को पारिवारिक फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, यह जो किस्म होती है चिनिया चंपा, इसको पारिवारिक फसल के रूप में उगाया जाता है। ये जो मैंने वैरायटी बताई, उस वैरायटी के बारे में मैंने कुछ वैरायटी के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। पुत्तियों का चुनाव में, पुत्ती का जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं, पुत्ती से जो केला लगाया जाता है तो उसका चुनाव कब करना चाहिए। तो 2 से 3 माह पुरानी तलवार नुमा पुत्ती होनी चाहिए। ठीक है, जो भी पुत्ती आप चूज कर रहे हैं केले की खेती के लिए, 2 से 3 माह पुरानी तलवार नुमा पुत्ती होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर से प्रभावित पौधे रोपण के लिए सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि इन्हें फसल शीघ्र तथा समय पर होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, तो उस टिश्यू कल्चर से यदि केलों को प्रोपागेशन किया जाएगा तो वह पौधा रोपण के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसमें फलन शीघ्र और समय पर होता है। तो यह तो बात होगी यहाँ तक। अब आगे देखेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष नाइट्रोजन को 5, फास्फोरस को 2 तथा पोटास को 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम नाइट्रोजन को, 100 ग्राम फास्फोरस को, 300 ग्राम पोटास को प्रति पौधा प्रति वर्ष नाइट्रोजन को 5 भाग में, फास्फोरस को 2 तथा पोटास को 3 भागों में बांट कर देना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित का वर्णन भी दिया गया है कैसे कैसे। तो पौधरोपण के समय फास्फोरस 50 ग्राम, पौधरोपण के बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, पौधरोपण के 2 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटास 100 ग्राम। ठीक है, पौधरोपण के 2 माह बाद बोल रहा है, और पहले भी बोल दिया है 50-50 ग्राम और 60 ग्राम। तो पौधरोपण के बाद 60 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 50 ग्राम और 100 ग्राम पोटास। पौधरोपण के 3 माह बाद 60 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम पोटास। फूल आने के 2 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम, फूल आने के 1 माह पहले नाइट्रोजन 60 ग्राम और पोटास 100 ग्राम। खाद एवं उर्वरक को पौधे के मुख्य तने से 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए, और पौधों को तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। तो यहाँ तक तो खाद और उर्वरक की बात हो गई। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सिंचाई।
तो सामान्यतः बरसात में या जुलाई से सितंबर में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मियों में मार्च और जून तक सिंचाई 5 से 6 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। सर्दियों में 12 से 13 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। अवरोध परत की बात करें मल्चिंग की, तो पौधे के नीचे पुआल अथवा गन्ने की पत्ती की 8 सेंटीमीटर मोटी परत अक्टूबर माह में बिछा देनी चाहिए। इससे सिंचाई की संख्या में 40% तक की कमी आ जाएगी। खरपतवार नहीं उगते तथा उपज एवं भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर पुत्ती निकलना, तो पौधे के बगल से ही निकलने वाली पुत्तियों को 20 सेंटीमीटर तक वृद्धि करने से पहले ही भूमि की सतह से काट कर निकालते रहना चाहिए। यदि आपको कहीं अगर अलग स्थान पर नहीं लगाना है तो नहीं, तो अगर लगाना है तो तलवार जैसी जब हो जाए तो उसको निकाल कर लगा सकते हैं। मई जून के महीने में एक पुत्ती हर पौधे के पास अगले वर्ष पड़ी की फसल के लिए छोड़ देना चाहिए। नर फूल से गुच्छे को काटना, फल टीका हो जाने पर घार के अगले भाग पर लटकते नर फूल के गुच्छे को काट देना चाहिए। अगला है सहारा देना, तो घार निकलते समय बांस बल्ली की कैंची बनाकर पौधों को दोनों तरफ से सहारा दे देना चाहिए। फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए। तो बरसात से पहले एक पंक्ति के सभी पौधे को दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाकर बांध देना चाहिए। आगे देखेंगे कीट एवं रोग का नियंत्रण। तो पहले एक कीट लगता है पत्ती बीटिल, ठीक है। यह कीट कोमल पत्तों तथा ताजे बने फलों के छिलके को खाता है। इसका प्रकोप अप्रैल मई से प्रारंभ होता है और सितंबर अक्टूबर तक रहता है। इसके लिए इंडोसल्फान 2 मिली अथवा कार्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पहला छिड़काव फूल आने के तुरंत बाद तथा दूसरा इसके 15 दिन बाद करना चाहिए। इसके बाद एक इसमें इंसेक्ट लगता है बनाना बिबिल, ठीक है, घून बोल सकते हैं केले का। तो इस कीट के प्रौढ़ तथा सुंडियां दोनों हानिकारक होती हैं। इसका प्रकोप बरसात में अधिक होता है। भूमि सतह के पास तने अथवा प्रकंद में छेद बनाकर मादा अंडे देती है। इनसे सुंडियां निकलकर तने में छेद करके खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप सड़न पैदा हो जाती है तथा पौधा कमजोर होकर गिर जाता है। और यह जो कीट होते हैं ज्यादातर गाँव में लगते हैं और हमारे गाँव में खास करके। इसके रोकथाम के लिए स्वस्थ कंद लगाने चाहिए। कंदों को लगाने से पहले साफ करके 1 मिली फास्फेमिडान अथवा 1.5 मिली मोनोक्रोटोफास की प्रति लीटर पानी में के बने घोल में 12 घंटे तक डुबोकर उपचारित कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगला, अगर अधिक प्रकोप होने पर 1 मिली फास्फेमिडान प्रति 3 लीटर पानी अथवा डाइमेथियोएट 1 मिली अथवा ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 1.2 मिली का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करवाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 15 से 20 दिन बाद यह छिड़काव दोबारा करवा देना चाहिए, ठीक है, जब अधिक प्रकोप हो गया इनका। तब आगे देखते हैं। अब आगे रोग के बारे में हम लोगों ने भी कीट के बारे में देखा, अब रोग के बारे में देखेंगे। तो यह एक पनामा बिल्ट रोग है जो कि बहुत खतरनाक रोग है, बहुत ज्यादा यह रोग होता है। यह कवक के कारण होने वाला एक रोग है। इसके प्रकोप से पौधे की पत्तियां पीली पड़कर डंठल के पास से ही नीचे झुक जाती हैं। अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए बावेस्टीन के 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को 20 दिनों के अंतर से 2 बार तर कर देना चाहिए। दूसरा इसका रोग है तना गलन या सूडो हर्ट बोलते हैं इसको, या नेक्राट भी बोला जाता है, ठीक है। यह रोग फफूंदी के कारण होता है। इसके प्रकोप से निकलने वाली नई पत्तियां काली पड़कर सड़ने लगती हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा पीला पड़कर सूखने लगता है। इसके रोकथाम के लिए डाइथेन M45 के 2 ग्राम अथवा बावेस्टीन के 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल का 2 से 3 छिड़काव आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। आगे देखते हैं लीफ स्पॉट। तो यह रोग कवक के कारण होता है। पत्तियों पर पीले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, पौधा कमजोर हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है। इसके रोकथाम के लिए डाइथेन M45 के 2 ग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर देना चाहिए। उसका बाद अगला है बंची टाप, जो कि बहुत खतरनाक रोग यह भी है। तो यह विषाणु द्वारा होता है तथा माहू द्वारा फैलता है। यह जो रोग होता है बंशीटाप, यह विषाणु के द्वारा तो फैलता है, लेकिन विषाणु द्वारा होता है लेकिन माहू के द्वारा फैलता है। और रोगी पौधे की पत्तियां छोटी होकर गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा फलत नहीं होती। और इसके रोकथाम हेतु प्रभावित पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। अगली फसल के रोपण हेतु रोग प्रभावित बाग से पुत्तियां नहीं लेनी चाहिए। माहू के नियंत्रण के लिए दैहिक रसायन जैसे डाइमेथियोट 1 मिली प्रति लीटर अथवा 1 मिली फास्फेमिडान प्रति 3 लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। हार्वेस्टिंग देखेंगे तो केले के रोपण में लगभग 12 माह बाद फूल आते हैं। इसके लगभग 3.5 माह बाद घार काटने योग्य हो जाती है।
जब फलियां तिकोनी न रहकर गोलाई ले लें तो इन्हें पूर्ण विकसित समझा जाना चाहिए। ठीक है, जब फली तिकोनी रहेगी मतलब इस आकार से रहती है तो यह नहीं पकी होती, लेकिन जब यह इस आकार मतलब गोलाई ले लेती है तो उस समय यह पूर्ण विकसित समझनी चाहिए। इसकी उपज की बात है तो 1 हेक्टेयर बाग से 60 से 70 टन उपज प्राप्त की जाती है, जिससे शुद्ध आय 60-70 हजार तक मिल सकती है। और 1 हेक्टेयर में मैंने बताया था कम से कम 4400 पौधे होने चाहिए इस हिसाब से। तो यह था आप लोगों का केले की खेती। बीच में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके बाद भी यदि इस वीडियो पर कम से कम 25 लाइक आज अगर हो जाएगा तो इसके बाद 25 लाइक होने के 2 मिनट के बाद ही आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज कर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।